तो क्वेश्चन नंबर है आपका 2956। इस प्रश्न में दो वक्तव्य हैं, एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इस प्रश्न के उत्तर नीचे दिए हुए कूट की सहायता से चुनिए। कथन आपका क्या है? प्रारंभ में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। कारण, अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। तो आपके इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए और दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, या ए सही है या ए गलत है। तो मैं आपको बताना है इसमें से कौन सा इसमें सही है। तो आपका कथन क्या था? प्रारंभ में तुर्की प्रशासन कैसा था? सैनिक प्रधान था। तो प्रारंभ में तुर्की प्रशासन कैसा था? सैनिक प्रधान था। कारण, अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। यानी कि जो अग्रणी सैनिक थे तब उनको वेतन नहीं दिया जाता था, उनको क्या दिया जाता था? एक भूमि का टुकड़ा दिया जाता था, जिसको क्या कहा जाता था? एकता। तो ये भारत में इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी भारत में शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, एकता प्रथा की। तो प्रारंभ में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रशासन था, बिल्कुल सही बात है। अग्रणी सैनिक नायकों के बीच, यानी कि जो इम्पोर्टेंट सैनिक थे, जो मतलब आगे रहने वाले, आगे मोर्चे पर संभालने वाले, यानी कि जो घुड़सवार थे, है ना, काफ़ी बड़े बड़े पदों पे नियुक्त थे, कौन? सैनिक। तो उनको क्या दिया था? उनको एकता दी जाती थी। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर होगा बी, ए और दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो प्रारंभ में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था और अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। तो आपके दोनों ही सही हैं और एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग से संबंधित था, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से, दीवाने इंसा दान विभाग, दीवाने रियासत यानी कि बाजार नियंत्रण विभाग। तो आपको बताना इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो दीवाने बरीद कौन था? गुप्तचर विभाग था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था और दीवाने रियासत ये किसने शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि बाजार नियंत्रण विभाग था। तो आपके तीनों ही सही है। दीवाने बरीद कौन थे? गुप्तचर विभाग। दीवाने अर्ज थे आपके सैन्य विभाग। दीवाने रियासत ये कौन था? बाजार नियंत्रण विभाग। लेकिन दीवाने इंसा ये दान विभाग। तो दान विभाग कौन सा था? दीवाने खैरात, ठीक है, जो किसने शुरुआत की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी? दीवाने खैरात। तो दान विभाग को क्या कहा जाता था? दीवाने खैरात, ना कि दीवाने इंसा। तो दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, दान विभाग कौन सा था? दीवाने खैरात। और दीवाने रियासत कौन था? बाजार नियंत्रण विभाग। तो आपका दीवाने इंसा इसमें गलत दिया गया है। अगला प्रश्न 2958, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको मिलान करना है शासक और भवन। तो ऐबक ने क्या बनवाया था? तो ऐबक ने बनवाया था आपका 2.5 दिन का झोपड़ा। इल्तुतमिश ने क्या बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था आपका सुल्तानगढ़ी। बलबन ने क्या बनवाया था? वह बनवाया था आपका किला खेड़ी। और बचा आपका कौन? अलाउद्दीन खिलजी, इसने क्या बनवाया था? सीरी दुर्ग। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? वो होगा बी, 3 4 1 2। तो आइए देखते दोबारा उसमें क्या था। ऐबक ने क्या बनवाया था? तो ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। इल्तुतमिश ने क्या बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था सुल्तानगढ़ी। बलबन का क्या था? बलबन की थी आपकी किलो खड़ी, ठीक है। तो बलबन ने किसका निर्माण करवाया था? किलो खड़ी का। और अलाउद्दीन खिलजी ने किसका निर्माण करवाया था? सीरी दुर्ग का। तो आपको ऑप्शन नंबर होगा 3 4 1 2। अगला प्रश्न, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कौन सा राजा किससे संबंधित था। तो अकबर किससे संबंधित था? उसने क्या की थी? आयन ए दयशाला का गठन किया था। किसने? अकबर ने। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था? तो मोहम्मद तुगलक ने क्या चलवाई थी? प्रतीक मुद्रा, यानी कि तांबे के
सिक्के चलवाए थे। किसकी जगह? चांदी की जगह। इल्तुतमिश ने क्या किया था? इसने किया था चहलगानी अमीर यानी कि 40 गुलामों का दल को एक नाम दिया था। क्या? चहलगानी अमीर का एक गठन किया था विभाग का, है ना। शेरशाह सूरी को क्या कहा जाता? सड़के आजम। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा? ए, 3 4 2 1। तो अकबर किससे संबंधित है आपके? आईने दहसाला से। मोहम्मद तुगलक आपका किससे संबंधित है? आपका वो है प्रतीक मुद्रा से। इल्तुतमिश आपका किससे संबंधित है? वो है आपका चहलगानी आमिर से। और शेरशाह आपका किससे संबंधित है? सड़क ए आजम से। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 3 4 2 1। अगला प्रश्न 2960, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करो एवं निम्न दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन करो। सूची 1 और सूची 2। तो दीवाने अरज, दीवाने रसालत, दीवाने इंसा और दीवाने बजारत, ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो दीवाने अरज ये किससे संबंधित था? यह था आपका सेना विभाग से संबंधित। तो दीवाने अरज किससे संबंधित था? आपका सेना विभाग से संबंधित जी। दीवाने रसालत, तो दीवाने रसालत किससे संबंधित था? यह था आपका धार्मिक मुद्दों से संबंधित। कौन? दीवाने रसालत। दीवाने इंसा, तो दीवाने इंसा किससे संबंधित था? यह था आपका सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। तो दीवाने इंसा किससे संबंधित था? सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। और दीवाने बजारत यह किससे संबंधित था? वित्तीय मामला से संबंधित। पिछले प्रश्न में आपने देखा था दीवाने इंसा किससे संबंधित इसका बताया गया था? किससे? दान विभाग से, है ना। तो दान विभाग से नहीं था, इसका संबंध किससे था? सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। तो दान विभाग से कौन सा था? आपका दीवाने खैरात जी। तो दीवाने अरज किससे संबंधित? आपका सेना विभाग से संबंधित। एक किसने स्थापना की थी दीवाने अरज की? बलबन ने। तो दीवाने रसालत क्या था? धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। तो 2 का ये है आपका दीवाने इंसा। तो दीवाने इंसा आपका क्या है? वह है आपका सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। दीवाने बजारत यह कहा था आपका वित्तीय मामलों से संबंधित। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर होगा ए डी, 4 1 2 3। आइए एक बार देख लेते हैं, इससे आपको याद हो जाए रहे। दीवाने अरज किससे संबंधित है? सेना विभाग से संबंधित। दीवाने रिसालत किससे संबंधित? आपका धार्मिक मुद्दों से संबंधित। दीवाने इंसा किससे संबंधित? आपका सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। दीवाने बजारत यह किससे संबंधित? आपका वित्तीय मामलों से संबंधित। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया इसमें डी। अगला प्रश्न, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, जौ की, गेहूं की, चना की, मक्का की। तो बात क्या थी आपकी? 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, यानी वो कौन सी फसल थी जो भारतीय कृषक नहीं उपजाया जाता था? तो वह फसल थी आपकी मक्का की। तो मक्का की क्यों थी? क्यों? मक्का कौन लाया था मक्का की खेती? तो ये ले आए थे आपके पुर्तगाली। इससे पहले भारतीय नहीं जानते थे मक्का को। तो मक्का की पहचान किसने करवाई थी? पुर्तगालियों ने, यानी कि पुर्तगाली आए थे तभी मक्का की भारत में खेती होती थी। और आलू की भी इन्होंने पहचान करवाई। किन्होंने? पुर्तगालियों ने। तम्बाकू की भी, यानी इन्होंने काफ़ी फसलों की भारतीयों की पहचान करवाई। किसने? पुर्तगालियों ने। तो इस प्रश्न में क्या ऑप्शन होगा आपका? डी। जौ की, गेहूँ, चना की खेती तो होती थी लेकिन मक्का की खेती नहीं होती। इसकी पहचान किसने करवाई भारतीयों को? पुर्तगालियों ने, यानी अपने साथ ये मक्का को लेके आए भारत में। और तब पुर्तगालियों के साम्राज्य के समय मक्का की पैदावार भारत में होने लगी। अगला प्रश्न, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय किसान निम्नलिखित की खेती नहीं करते थे, जौ की, गेहूं की, चना की, मक्का की। तो 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय किसान निम्नलिखित खेती नहीं करते थे। वह कौन सी खेती थी? मक्का। तो पुर्तगाली सबसे पहले कब आया था? वास्को डी गामा। कब आया था? 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न, दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत अधिकारियों को नियत की गई भूमि के लिए निम्न शब्द का प्रयोग किया जाता था, जागीर, एकता, खालसा, तुइल। प्रश्न क्या है? दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत
अधिकारियों को नियत की गई भूमि के लिए निम्न शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? वही थी आपकी एकता। यानी कि जो सैनिकों को वेतन के बदले भूमि का टुकड़ा दिया जाता था उसको क्या कहा गया है? एकता। इसकी प्रथा किसने शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो एकता किसने शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने क्या किया था? इसने सैनिकों को नगद वेतन के बदले क्या दिया था? भूमि का टुकड़ा दिया था, जिसको क्या कहा जाता था? एकता। तो प्रश्न क्या है? दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत अधिकारियों को नियत की गई भूमि के लिए निम्न शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो क्या शब्द था? वह था आपका एकता। अगला प्रश्न, अक्ता का अर्थ है, अक्ता या एकता, नगद वेतन के बदले किसी खास भूभाग का राजस्व अधिन्यास, एक प्रशासकीय अनुदान या माफी, किसी भूभाग का अधिन्यास, पारितोषिक एवं सेवानिवृत्ति वेतन स्वरूप। उपरोक्त एवं ए एवं सी दोनों। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा इसमें सही है। तो आपका सही है इसमें डी क्या था? ए एवं सी दोनों सही है। तो क्या है? नगद वेतन के बदले किसी खास भूभाग का राजस्व अधिन्यास, यानी कि जो किसी को नगद वेतन, किसी सैनिक को नगद वेतन दिया जाता था उसके बदले उसको क्या दी गई? भूमि दी गई। ठीक है, भूमि का टुकड़ा। और उससे जो राजस्व वगैरह उसको प्राप्त होता था वह उसको एकता क्या कहा जाता था। और क्या? किसी भूभाग का अधिन्यास, पारितोषिक एवं सेवानिवृत्ति वेतन स्वरूप, यानी कि किसी के सेवानिवृत्त होने पर उसको क्या दे दी गई? भूमि का टुकड़ा दे दिया गया और उस पर वो खेती वेती करने लगा और उससे जो राजस्व प्राप्त होता था वो अपने पास ही रखता था, ना कि राजा को देता था। तो आपका ए और 2 बिल्कुल सही है कि नगद वेतन के बदले किसी खास भूभाग का राजस्व अधिन्यास और किसी भूभाग का अधिन्यास, पारितोषिक एवं सेवानिवृत्ति वेतन स्वरूप। तो अब ऑप्शन नंबर है इसमें डी। अगला प्रश्न, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक कथन और दूसरा कारण है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। नंबर 1, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण क्या था? महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो आपको बताना इसमें कौन से सही है। ए और दोनों सही है परंतु एक ही सही व्याख्या आर नहीं है, या ए और दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या आ रहा है, इसमें से एक सही है या एक गलत है। तो प्रश्न आपका क्या है? नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन दूसरा कारण है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो पढ़िए, कथन क्या है? 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। तो कथन तो आपका ये है। कारण क्या है? महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। बिल्कुल सही। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? वह होगा आपका बी। ए और आर दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या आर करता है। तो 12वीं शताब्दी के अंतर नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। तो नालंदा महाविहार में कौन शिक्षा अध्ययन करते थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी। ठीक है, तो जब मुसलमान का भारत में आगमन हो जाता है और मुस्लिम प्रशासन चालू हो जाता है तो बौद्धों का धीरे धीरे क्या शुरू हो जाता है? पतन शुरू हो जाता है और उनकी क्या है? मिटा दी जाती है उनकी जो स्थापत कला वगैरह थे, चाहे वो बौद्ध हो, हिंदू धर्म हो। तो मुसलमानों ने क्या किया था? मुस्लिम धर्म को तो बढ़ाया, अन्य धर्मों को इसने क्या किया? विनाश किया। और कारण क्या है? महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। स्वाभाविक बात थी कि जब मुस्लिम राज्य भारत में स्थापित हो गया तो इसको राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो ही जाएगा। तो आपका इसमें 20 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य मिश्रित या हिंद इस्लामी उत्पत्ति का नहीं है? शहनाई, सितार, तबला, सारंगी। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्न में से कौन सा वाद्य मिश्रित या हिंद इस्लामी उत्पत्ति का नहीं है? तो वह कौन सा नहीं है? वह नहीं है आपकी शहनाई जी। तो सितार और तबला का निर्माण कौन करता है? अमीर खुसरो करता है। ठीक है, तो सितार क्या था? हिंदू और मुस्लिम दोनों का मिला जुला स्वरूप। वैसा ही तबला का निर्माण कौन करता है? अमीर खुसरो। और सारंगी भी। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य मिश्रित या हिंद इस्लामी उत्पत्ति का नहीं है? वह नहीं है आपका शहनाई। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्न में से
किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? ढोलक को, वीणा को, सारंगी को, सितार को। तो प्रश्न क्या है? निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो वह आपका था सितार। इसकी स्थापना किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। किसकी स्थापना? सितार की। इसने क्या किया था? हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही मिला के एक नया वाद्य यंत्र बनाया, उसका क्या नाम रखा? सितार। अगला प्रश्न 2968, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामी समन्वय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? सितार, सारंगी, तबला, वीणा। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामी समन्वय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? वह है आपका सितार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, बरीद किसे कहते थे? सुल्तान के अंगरक्षक को, राजकीय कारखाने में काम करने वाले कारीगर को, सरकारी कोष के अधिकारी को, या सूचना पहुंचाने वाले गुप्तचर को। तो प्रश्न आपका क्या है? बरीद किसे कहते हैं? तो बरीद कहते थे आपके सूचना पहुंचाने वाले गुप्तचर को। तो जो सूचना पहुंचाने का कार्य करता था उसको क्या कहा जाता था? बरीद। तो बरीद किसे कहते थे? सूचना पहुंचाने वाले गुप्तचर को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पद शब्द दिल्ली सल्तनत में गुप्तचरों को निर्दिष्ट करता है? सवार, मुरत्तब, ताबिनान, बरीद। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पद दिल्ली सल्तनत में गुप्तचरों को निर्दिष्ट करता है? वो कौन सा पद था जो दिल्ली सल्तनत में गुप्तचरों को कहा जाता था? वह था आपका बरीद। तो बरीद किसको कहा जाता था? गुप्तचरों को। तो निम्नलिखित में से कौन सा पद दिल्ली सल्तनत में गुप्तचरों को निर्दिष्ट करता है? वह कौन सा है? बरीद। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? 1498 ईस्वी में, 1350 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में, 1612 ईस्वी में। तो प्रश्न क्या है? वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? तो वह कहाँ आया था? 1498 ईस्वी में। कहाँ आया था? केरल के कालीकट बंदरगाह पे। तब केरल में किसका शासन चल रहा था? जामोरिन का शासन चल रहा था। तो वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? यह आया था 1498 AD में या ईस्वी में। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1497, 1496, 1498 या 1600। तो आपको बिल्कुल बिल्कुल याद करके रखना है। कौन सी है? 1498, यानी कि इसने लगभग एक सी बना रखी है। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 1757 में, 1627 में, 1498 में, 1545 में। तो वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? फारसी, अरबी, तुर्की, उर्दू। तो प्रश्न क्या है? सल्तनत काल में किस भाषा को राज की भाषा का दर्जा दिया गया था? तो वह कौन सी भाषा थी आपकी? वह थी आपकी फारसी भाषा। तो सल्तनत काल में किस भाषा को राज की दर्जा प्राप्त था? वह था आपकी फारसी भाषा को। तो फारसी भाषा सल्तनत काल में राज की भाषा थी। अगला प्रश्न, तुर्कों के शासनकाल में भारत की राज की भाषा थी फारसी, अरबी, तुर्की, उर्दू। तो प्रश्न आपका क्या है? तुर्कों के शासनकाल में भारत की राज की भाषा थी, तो वह कौन सी थी? वह थी आपकी फारसी। तो सल्तनत काल में किसका शासन चल रहा था? तुर्कों का। ठीक है। तो मोहम्मद गौरी कौन था? तुर्क आक्रमणकारी था, है ना जी। तो तुर्कों के शासनकाल में भारत की राज की भाषा थी, वह कौन सी थी आपकी? फारसी। अगला प्रश्न, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? सोना, चांदी, तांबा, चांदी तांबा के, चांदी जस्ता या तांबा के, सोना जस्ता या
तांबा के। तो प्रश्न आपका क्या है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो वह कौन सी धातु थी? वह थी आपकी चांदी एवं तांबा। तो सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? चांदी एवं तांबा के। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक सिक्का प्रचलन में नहीं था? टंका, दाम, जीतल, दोगानी। तो प्रश्न आपका क्या है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक सिक्का प्रचलन में नहीं था? टंका था, जीतल था, दोगानी। दाम किसके समय में आया था? शेरशाह सूरी के समय में। तो प्रश्न क्या है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक सिक्का प्रचलन में नहीं था? तो वह नहीं था आपका दाम। टंका था, जीतल था और दोगानी था। दाम आपका आया था कब? शेरशाह सूरी के समय। अगला प्रश्न, ससगानी चांदी का एक छोटा सिक्का था जो बराबर था 6 जीतल के, 4 जीतल के, 8 जीतल के, 10 जीतल के। तो प्रश्न क्या है, ससगानी चांदी का एक छोटा सिक्का था जो किसके बराबर था? यह थे आपके 6 जीतल के बराबर। तो ससगानी चांदी का एक छोटा सिक्का कितने जीतल के बराबर था? तो यह आपके 6 जीतल के बराबर था। कौन? ससगानी चांदी का एक छोटा सिक्का। अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। पेद्रो अल्वारेज कैब्रल, वास्को डी गामा, अल्फांसो द अल्बुर्क, सालाजार। तो प्रश्न क्या है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। तो पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक कौन था? वह था आपका अल्फांसो द अल्बुर्क। तो भारत में पुर्तगाल की साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? वह था अल्फांसो द अल्बुर्क। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 2980, निम्नलिखित में से कौन भारत में द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा, वास्को डी गामा, अल्फांसो द अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को जेवियर। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत में द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर था? तो द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर कौन था? वह था आपका सी, अल्फांसो द अल्बुकर्क। प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत में द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर था? वह था आपका अल्फांसो द अल्बुकर्क। अगला प्रश्न, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। कौन? अफीफ, जियाउद्दीन बर्नी, इसामी, अमीर खुसरो। प्रश्न क्या है, नई फारसी काव्य शैली कौन सी सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? तो वह कौन थे? वह थे आपके अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर डी। तो अमीर खुसरो ने किसकी स्थापना की थी? नई फारसी काव्य शैली कौन सी? सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया अमीर खुसरो ने, आदिल शाह ने, तानसेन ने, बैजू बावरा ने। तो प्रश्न आपका क्या है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था। तो तबला का प्रचलन किसने किया था? वह थे आपके अमीर खुसरो। तो तबला का निर्माण किसने कराया था? अमीर खुसरो ने, यानी इन्हीं के द्वारा तबला का निर्माण किया गया था। और किसका निर्माण किया गया था अमीर खुसरो के द्वारा? सितार का निर्माण।